ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू। पेशेंट केम टू यू विद प्राइमरी एमिनोरिया, वेब्ड नेक, शॉर्ट स्टेचर, डायग्नोसिस टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है ना। व्हाट इज द हर कैरियोटाइप? आपको पता है 45X टर हो गया, ये टर 46 से टर होकर 45XO हो गया है। ठीक है ना। तो एडिशनल इन्फो देखते हैं कि जो टर्नर सिंड्रोम के बारे में इसके अलावा पूछा जा सकता है कि स्कैंटी बार बॉडीज हों तो वो आपको ऑप्शन टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे वही टरोटर लिखा है, टरोटर। ठीक है। अच्छा, रिमेंबर वेरी फास्ट प्रेजेंस ऑफ सिंगल बार बॉडी डायग्नोस्टिक ऑफ देन क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल बार बॉडी किसकी डायग्नोस्टिक है तो एक क्लाइनफिल्टर। ठीक है ना। एक क्लाइनफिल्टर। ठीक है ना। और उसके बाद स्कैंटी बार बॉडीज फिर हमारे पास टर्नर सिंड्रोम आता है। और बार बॉडी टेस्ट इज डायग्नोस्टिक फॉर स्पेशली बुक्कल म्यूकोजा इक्वल टू टर्नर। ठीक है ना। ये देखिए, बार बॉडी टेस्ट इज डायग्नोस्टिक फॉर टर्नर सिंड्रोम के लिए। ठीक है ना। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है ना। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो बार बॉडी है, बार बॉडी इज़ नथिंग बट एन इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को बार बॉडी कहते हैं। ठीक है ना। ये हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो एडिशनल इन्फो क्या है टर्नर के बारे में कि मोस्ट कॉमन सेक्स एबनॉर्मेलिटी इन फीमेल्स। ठीक है ना। सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी में से मेल्टियू में से टॉप पे जो टर्नर सिंड्रोम है 3000 में से एक औरत को ये होती है। ठीक है ना। इसके बाद मोसाइसिज्म देखें 45X 46XX कैरियोटाइप इन अकाउंट फॉर अप टू 75% of all 75% of all visible cases of Turner syndrome because most 45XO conceptuses are non-viable। ठीक है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, ये कह रहा है कि शॉर्ट स्टेचर जो है इज़ अ कॉमन फाइंडिंग कहता है टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है ना। और बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है कहता है ये। ठीक है। 95% ऑफ द केसेस में ये पे टर्नर शॉर्ट स्टेचर पाया जाता है। उसके बाद देखिए वेब नेक भी आपको पता है कि टर्नर सिंड्रोम की एक फाइंडिंग है। ठीक है। ये दिस वेब नेक इज़ बिकॉज ऑफ डायलेटेड लिम्फेटिक चैनल्स जिसको सिस्टिक हाइग्रोमा बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद प्रीरेक्टल कोऑक्टेशन बाइकास्पिड एओर्टिक वाल्व आर कॉमन इन टर्नल्स स्ट्रीक गोनेड्स एंड डिवाइड ऑफ oocytes, उसमें oocytes नहीं होते। ठीक है ना। गोनेड्स में एंड रिस्क फॉर डिसजर्मिनोमा एंड टर्नर सिंड्रोम इज मेनोपॉज बिफोर मिनार्ची, दैट्स हाउ इट इज़ मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज फॉर प्राइमरी एमिनोरिया। ठीक है ना। ठीक है ना। इसके अलावा कहता है कि नो बार बॉडी इन द ब्यूकल म्यूकोजा। ठीक है ना। इन XO टाइप। ठीक है ना। तो ये नो बार बॉडी का मतलब यहाँ पे हमने कहा था ना, ये देखें स्कैंटी बार बॉडी या फिर नो बार बॉडी इन XO टाइप। ठीक है ना। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है ना। अब देखें, जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना, टर्नर सिंड्रोम इसको टर्नर ने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब किया था। ठीक है ना। ये क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है फीमेल्स को। याद रखें, ये फीमेल्स को जो अफेक्ट करता है। देखिए 1X इसमें क्या होता है, कम्प्लीटली एब्सेंट हो सकता है या फिर पार्शियली एब्सेंट हो सकता है। ठीक है ना। इसमें 1X यानी कि कम्प्लीटली एब्सेंट हो सकता है या फिर पार्शियली एब्सेंट होता है। देखिए, अब ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 23 पेयर्स में होते हैं। ठीक है ना। अब हर एक पेयर में क्या होता है, एक क्रोमोसोम माँ की तरफ से एक और क्रोमोसोम बाबा की तरफ से आता है। ठीक है ना। अब इनमें से एक पेयर ऐसा होता है 23 में एक पेयर ऐसा होता है जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है ना। सेक्स क्रोमोसोम, उसमें सेक्स क्रोमोसोम ये देखें फॉर एग्जांपल, ये अगर हमारा सेक्स क्रोमोसोम है, ये मामा की तरफ से आया, ये अगर पापा की तरफ से आया। ठीक है। इसमें आप देखो, यही सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है क्या, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है। अगर ये दोनों एक्स हैं तो ये क्या क्या कहलाएगा, फीमेल। अगर ये दोनों एक्स वाई हैं तो ये मेल कहलाएगा। ठीक है। ठीक है ना। तो शुरू में क्या होता है, मियोसिस में ये मियोसिस जो प्रोड्यूस करती है क्या, हमारे सेक्स सेल्स में होते हैं। ठीक है। अब देखें कि 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें डिवाइड होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स ईच में एंड अप होते हैं। ठीक है। फिर ये फर्दर डिवीजन डिवाइड होते हैं, लेकिन इस बार ये हाफ नहीं होते, इस बार इसी तरह हमारे पास 4 सेल्स आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो ये अभी फॉर एग्जांपल ये हमारा स्पर्म है, तो इसी तरह जो दूसरी तरफ जो फीमेल में भी इसी तरह होता है। ठीक है ना। ये ओवम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। अब स्पर्म में कितने हुए, 23 और 23 क्या हो गए अब, ठीक है ना। तो ये हो गए 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है ना।
ठीक है ना। तो ये मामा की तरफ से एग आया और बाबा की तरफ से स्पर्म आया। ठीक है ना। तो ये 46 9 मंथ्स के बाद आप क्या एक बेबी आपको मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें यूजुअली क्या होता है, यूजुअली नॉर्मली क्या होता है, बल्कि नॉर्मली क्या हो, इसको फीमेल यानी फीमेल की तरफ से 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स, मेल की तरफ से 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है, दोनों मिलके 46 बनाते हैं। और इसमें 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है ना। 23 पेयर्स, इसमें हर पेयर में क्या होता है, एक माँ की तरफ से एक बाप की तरफ से आएगा। ठीक है ना। ठीक है ना। यानी कि हर पेयर में, एक पेयर में कोई भी एक पेयर हो, उसमें फॉर एग्जांपल ये एक पेयर है, तो इस पेयर में क्या है, एक माँ की तरफ से एक बाप की तरफ से। लेकिन कभी कभी जो अबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, जिसमें क्या होती है, एक पेरेंट जो है, एक पेरेंट जो है क्या करता है, एक के अलावा भी दूसरे पेयर्स में भी क्रोमोसोम देता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसको क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइसोमी के केस में, ट्राइसोमी के केस में क्या होता है, ट्राइसोमी के केस में ठीक है ना, इसको ट्राइसोमी कहते हैं। लेकिन फिर कभी ऐसा भी होता है कि एक पेरेंट देता ही नहीं है एक पेयर को, उसको हम मोनोसोमी कहते हैं। यानी कि ट्राइसोमी इसमें एक पेरेंट ज़्यादा को दे दे, मोनोसोमी मतलब दे ही ना एक को। ठीक है। ठीक है ना। यानी कि 1 क्रोमोसोम टू मेनी, ट्राइसोमी 1 क्रोमोसोम लेस मतलब। ठीक है ना। इसको मोनोसोमी जो है ना, ये हमारी टर्नर सिंड्रोम इसकी मिसाल है। ठीक है ना। टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी की मिसाल है। ठीक है। ठीक है ना। और ये स्पेसिफिकली किसको इफेक्ट करती है, एक्स क्रोमोसोम को इफेक्ट करती है। ठीक है ना। अब देखें 3 टाइप्स ऑफ कैरियोटाइप सिनेरियोस होते हैं टर्नर्स के लिए। नंबर 1 जिसमें एक्स्ट्रा एंटायर एक्स क्रोमोसोम इसमें मिसिंग होता है, इसको क्या कहते हैं 45 XO। ठीक है ना। ये क्या 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 होता है, ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से, ड्यूरिंग मियोसिस नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये डिफेक्ट आता है। अब देखिए ये नॉन डिसजंक्शन क्या है, नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो फेल टू स्प्लिट अपार्ट। अगर क्रोमोसोम फेल हो, स्प्लिट अपार्ट होने की वजह से क्रोमोसोम दूर दूर ना जा सके, तो इसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। ठीक है ना। ये मियोसिस में भी हो सकती है, माइटोसिस में भी हो सकती है। ठीक है ना। मोर फ्रिक्वेंटली अकर्स इन स्पर्म सेल्स, यानी कि ठीक है ना, ये नॉन डिसजंक्शन जो होता है ना 45 XO वाला, ये मोर फ्रिक्वेंटली अकर्स इन स्पर्म सेल्स, लेकिन एग सेल्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो अपनी बीवी को की पिटाई कर रहा है कि वो भाई तुमने मेरे लिए कोई कैसी वो इंसान पैदा किया, इसकी ये छोटा है, कद में ये छोटी है, वेब नेक है, फजूल सी थी, पिछली बार भी तुमने इस तरह का पैदा किया था, इस बार भी तुम इस तरह का पैदा कर रही हो। ठीक है ना। वो मार रहा है उसको ना, उसके बच्चे 4 डिजिट उसकी छोटी है। ठीक है ना। दिल के भी मसले हैं। ठीक है ना। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि शॉर्ट स्टेचर है, वाइडली प्लेस्ड निपल है, एक इधर। ठीक है ना। तो देखिए तो मार रहा है, तो आप उसको जाकर रोकोगे, ओ भाई बात सुनो, उसको कहोगे उसके शोहर को, भाई गलती तेरी नहीं है, उसके शोहर को कहोगे कि भाई गलती तेरी है। ठीक है ना। उसकी बीवी की कम है। ठीक है ना। क्योंकि ये जो टर्नर सिंड्रोम की नॉन डिसजंक्शन होती है मियोसिस में, वो अक्सर होती है मेल के स्पर्म्स में। ठीक है ना। तो इसको आपने उस तरह संभाल के, ये साइंटिफिक रीज़न दे के उसको आपने दूर करना है, वरना वो जाहिल बंदा अपनी बीवी को मार मार के अधमुआ कर देगा। ठीक है ना। ठीक है ना। तो नॉन डिजंक्शन इन मियोसिस होती है कब, ये स्पर्म सेल्स में फ्रिक्वेंटली होती है, लेकिन कभी कभी एग सेल्स में भी हो सकती है। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो नॉन डिजंक्शन में होता क्या है, नॉन डिजंक्शन में देखें अगर ये देखें 46 पेयर्स है, तो ये क्या होता है, ये इसमें सारे आते हैं, इसमें एक भी नहीं आता। ठीक है ना। इसमें कोई भी नहीं आता, इसमें सारे आते हैं। ठीक है ना। इसको नॉन डिजंक्शन कहते हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो क्या मतलब, इसको सही तरीके से समझते हैं। देखिए 46 हैं। ठीक है ना। 46 हैं इसमें। अब इन्होंने डिवाइड होना है। ठीक है ना। 46 का क्या मतलब है, 46 का मतलब ये है कि मतलब पेयर्स में करते हैं ना। 46 नॉर्मली 46 कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं ना। तो अब इनमें से एक तो हो गया सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है ना। तो 22 जमा 1 हो गया ना, तो देखो 22 जमा 1। ठीक है ना। तो ये 22 जमा 1, 22 इंटू 2 44, और एक पेयर कितने, 2 तो 45 46। ठीक है ना। 22 पेयर्स प्लस एक पेयर कितने, 46। तो अब 46 में से क्या होता है, ये देखें ऐसे। ठीक है ना। इसमें 22 तो आते हैं। ठीक है ना। इसमें 22 तो आते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो एक पेयर इसमें से एक इसमें आना होता है ना, वो भी इसी में ही आता है। ठीक है ना। तो वो इसमें आता है, वो पूरे का पूरा इधर आता है, यानी कि ये पेयर पूरा ही इधर आता है। ठीक है ना। इसमें हाफ हो गया, इस तरफ नहीं आता। तो क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि देखिए 22 में से दोनों 22 हों, इधर 22 में से क्या होना चाहिए, ठीक है ना, 22 में से 13 पेयर्स, यानी कि 13 पेयर्स इसमें आने चाहिए, और 13 पेयर्स इसमें आने चाहिए।
नहीं नहीं, 22 में से 13 नहीं, 22 का हाफ 11 होता है ना, तो 11 पेयर्स इसमें आने चाहिए और 11 पेयर्स इसमें आना चाहिए ना, 11 पेयर्स, ठीक है ना। 11 पेयर्स, 11 पेयर्स का क्या मतलब है, 11 पेयर्स इक्वल टू 22 क्रोमोसोम्स ना। अब 11 पेयर्स हो कहो या इसको 22 क्रोमोसोम्स कहो, ठीक है ना। तो ये देखें, अगर हम इसको पेयर्स में लिखें तो 11 11 हो गए, लेकिन हम इसको क्रोमोसोम्स के लिए में लिखें तो ये 22 और 22 हो गए, 22 हो गए, ठीक है ना, 22 हो गए। अब जो जो ये वाला पेयर था, ठीक है ना, 22 जमा 1 है ना, ये तो ये वाला पेयर फिर एक इसमें आता है जमा 1 और एक इसमें आता है जमा 1, तो जमा 1 और जमा 1 11 प्लस 1 11 11 प्लस 1, ठीक है ना। अब 11 प्लस 1 कितना होता है, टोटल क्रोमोसोम्स 23 प्लस 1 ना, तो 22 प्लस 1 तो 23 हो गए, ठीक है ना। अब इसमें भी 22 प्लस 1 23 हो गए, ठीक है ना। यानी कि क्या हुआ, 11 पेयर जमा 1 क्रोमोसोम, 11 पेयर जमा 1 क्रोमोसोम इसमें और इसमें आते हैं। लेकिन नॉन डिजंक्शन में क्या होता है, 11 पेयर्स, ठीक है ना, 11 पेयर्स तो इसमें आते हैं एक में 11 पेयर्स तो आते हैं, 11 पेयर्स मतलब 22 क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। लेकिन इसमें कितने आते हैं, इसमें नॉन डिजंक्शन हुई है ना, ये तो नॉर्मल नहीं है ना, ये नॉन डिजंक्शन हुई। इसमें क्या होते हैं कि ये 22 के 22 इसमें आते हैं और ये पूरे के पूरे इसमें एक में कितने हैं, 2, एक पेयर है, ये पेयर में कितने, दो, दोनों इधर आते हैं, तो बाहर 22 प्लस 2 24, ठीक है ना, 24 ये सिनेरियो होता है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम उसमें करें 46 पेयर्स, 46 पेयर्स में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है, ठीक है ना, ठीक है ना, 46 पेयर्स नहीं, 46 क्रोमोसोम्स, और इसमें 22 क्रोमोसोम्स आते हैं और इसमें 24 क्रोमोसोम्स आते हैं। ये वाला भी इसी में ही आता है, वो ये सेक्स क्रोमोसोम्स इसमें आते हैं, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। अब अगर इस सिनेरियो को पूरे के पूरे को अगर आप पेयर्स में लिखें तो इस तरह होता है, ये देखें 23 पेयर्स, ठीक है ना, 23 पेयर्स, और इसमें कितने आएंगे, इसमें 11 पेयर्स, जबकि इसमें कितने आएंगे 12 पेयर्स, 11 12 इस तरह होता है पेयर्स में लिखो तो, ठीक है ना। अब इसी को हम क्रोमोसोम्स में लिखें, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स में लिखें 23 पेयर्स कितने होते हैं 46, अच्छा 11 पेयर्स कितने होते हैं 22, 11 दोनों 22 है ना, और 12 पेयर्स कितने होते हैं 24, ठीक है ना। ये इसलिए होता है कि अगर आप इसको यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम जो होता है ना, एक्स क्रोमोसोम वो क्या करता है, वो डिवाइड होकर एक इसमें आना चाहिए ना, तो ये दोनों बेचारे दोनों के दोनों एक में घुसते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपको कंडीशन नज़र आती है, इसको नॉन डिजंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो कुछ किस तरह इस तरह बनता है, देखिए 46 मियोसिस, ठीक है ना, 23, ठीक है ना, ये हो गया मियोसिस 1। उसके बाद इसमें फिर हमने क्या कहा था, ये 23 ये है ना, ये देखें इसमें भी 23, ठीक है, एट द एंड यहाँ पे 4 बनते हैं ना, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम सिर्फ एक्स ले लें, ठीक है ना, एक्स क्रोमोसोम ले लें, तो ये देखें एक्स क्रोमोसोम ले लें तो ये देखें, मैं आपको बताता हूँ 46, ठीक है ना। अब नॉन डिसेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल था। अब 46 ये देखें इसमें आया 22, ठीक है ना, ये बेचारा इसमें से एक कम हो गया ना, इसमें ये वाला फिर इसी में आ गया 24, ये देखें इस तरह। अब इसमें क्या है, इसमें 22, ठीक है, ये क्या 24, ये होता है, ये नॉन डिजेक्शन की वजह से ये पिक्चर बन जाती है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखें ये तो था हमारा नॉन डिजेक्शन इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। अब याद रखें नॉन डिजेक्शन सेकंड स्टेप में भी हो सकती है, ठीक है ना, इस स्टेप में भी नॉन डिजेक्शन हो सकती है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप में देखें अभी कैसे होगी, 46 23, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल है, यहाँ तक तो नॉर्मल। अब नॉन डिजेक्शन, यहाँ पे नॉन डिजेक्शन हो रही है, ठीक है, नॉन डिजेक्शन हो रही है, तो ये देखें 24 22, ठीक है ना। और फिर ये फिर नॉर्मल भी हो सकता है, ये देखें नॉन डिजेक्शन हो रही है, ये देखिए नॉन डिजेक्शन हो गई, ठीक है ना। तो इसका वाला फिर अलग नहीं हुआ, इसका वाला भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है ना। ये देखें इस तरह नॉन डिजेक्शन सेकंड स्टेप में नॉन डिजेक्शन हुई है, ठीक है ना। अब इनमें से ये देखें हमने जो कराए हैं ये तो नॉर्मल था, इसको आप रहने दें, ठीक है ना, इसको रहने दें। अब इनमें से देखें मिसिंग सेक्स क्रोमोसोम किसमें, इसमें है और इसमें है, ठीक है ना। अब इनमें से अगर एक हमारा एक जो है एक आके अगर इनमें से किसी में से भी मिले, इसमें से मिले या इसमें से मिले या इसमें से मिले, तो ये हमारा होता है टर्नर सिंड्रोम एज द रिजल्ट ऑफ नॉन डिजंक्शन, ठीक है ना। नॉन डिजंक्शन का वाला टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखें जो टर्नर सिंड्रोम है ये मोजाइसिज्म की वजह से भी होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब मोजाइसिज्म में क्या होता है, मोजाइसिज्म में होता है सम सेल्स होते हैं बॉडी में 45x0 के साथ, जबकि सम सेल्स इन द बॉडी होते हैं 46x के साथ। ये देखें ये उस वक्त होता है जब कंसेप्शन के पोस्ट कंसेप्शन एरर होती है, तब होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसेप्शन जायगोट एग स्पर्म आ गया, जायगोट एग आ गया, जायगोट बन गए, जायगोट के बाद जो जायगोट की जो माइटोसिस हो रही होती है ना, उसके बाद ये एरर आ चुका होता है, जिसकी वजह से जिसको मोजाइसिज्म कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। मतलब जब जायगोट बनता है, ये देखें जायगोट बनता है, जायगोट के बाद जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में किस्म किस्म के जो सेल्स बनते हैं ना, ये सेल्स में ये क्या होता है माइटोटिक एरर की वजह से, जिसको मोजाइसिज्म कहते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। ठीक है ना। ये देखें मोजाइसिज्म मतलब इसमें देखें कुछ सेल्स आपको नजर आएंगे 46x के साथ पूरे बॉडी में, जबकि 46XX के साथ दूसरे सेल्स आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। मोजाइसिज्म, ठीक है ना। ये कहती है कि ये होता है कंसेप्शन के बाद का, कंसेप्शन क्या होता है, कंसेप्शन के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम जायगोट कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। वही बात है कि जायगोट फिर डिवाइड होता है हमारे जिस्म के जितने भी सेल्स हैं वो बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है ना। तो इसी को, इन्हीं डिविजन्स को अभी हम माइटोसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये देखें नॉन डिजेक्शन जो होता है ना, नॉन डिजेक्शन वो माइटोसिस के किसी भी माइटोसिस में हो सकता है, इधर माइटोसिस में भी हो सकता है नॉन डिजेक्शन, ठीक है ना। इस केस में फिर आपके पास क्या होंगे, आपके जो अगर नॉन डिजेक्शन हुआ तो आपके पास एक सेल में 45 होंगे क्रोमोसोम्स, और दूसरे सेल में जो 47 क्रोमोसोम्स होंगे, जिसमें 3 सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। अब एक हमारे पास यहाँ पे एक सेल लाइन आती है जिसमें 3 सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, दूसरी सेल लाइन आती है जिसमें जो सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते, ठीक है ना। यानी कि नहीं होते का मतलब नहीं, इसमें एक में 3 होते हैं, ये 2 अपने और एक इसका वाला, जबकि इसमें सिर्फ एक होता है अपना वाला, ठीक है ना। इसका अब एक इसमें घुस चुका होता है, इसको 46 से 47 बना चुका होता है, ठीक है ना, नॉन डिजंक्शन के जरिए, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे आके आपके पास क्या क्या है, देखें इस पॉइंट पे आके ये जायगोट बन गया, पोस्ट कंसेप्शन एरर आ गया, ठीक है, माइटोसिस में नॉन डिजंक्शन हुई, तो आपके पास 3 टाइप्स के सेल लाइंस है। देखें फॉर एग्जांपल अब इस एरिया में नॉन डिजंक्शन हुई है ना, इसमें तो नहीं हुई, ठीक है ना। ये सेल लाइन है, इसमें एक सेल लाइन इधर से आ रही है, एक सेल लाइन इधर से आ रही है, वैसे तो बहुत सारे सेल लाइन्स होंगी, लेकिन समझने के लिए देखें कि एक सेल लाइन इधर से आ रही है, एक सेल लाइन इधर से आ रही है ना। अब इसमें जो ये तो 46 क्रोमोसोम्स है, इसमें भी ये सही तरीके से डिवाइड हो रही है, 23 46 46 46 46 46 46, ठीक है, ये माइटोसिस है, ठीक है ना। ये तो हो रही है, ठीक है, ये तो नॉर्मल की तरह है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए जो 47 जिसमें हो रहा है ना, जिसमें 3 सेक्स क्रोमोसोम है, वो बच नहीं पाते, ठीक है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, वो आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन 45 वाला ग्रो कर रहा होता है आराम से, वो भी इसी तरह ग्रो करता है 45XO वाला, ठीक है। ठीक है, कुल मिला के फिर सेल लाइन्स कितनी हुई, 46 क्रोमोसोम वाली सेल लाइन और 45 क्रोमोसोम वाली सेल लाइन हुई, ये वाली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। में फिर क्या होगा, 46XX के सेल्स मिक्स होंगे, ये देखें यहाँ पे, और 45X के सेल्स मिक्स होंगे, ये देखें, ठीक है ना। तो ये जायगोट बनता है इस तरह वो, ठीक है ना। ठीक है ना। अगली जो टर्नर सिंड्रोम में एक और कैरियोटाइप होती है, उसमें क्या होता है कि पार्ट ऑफ द जो एक्स क्रोमोसोम वो टर हो जाता है, ठीक है ना। ये इसको देखें, इसीलिए इसको टर कहते हैं, ठीक है ना, मैं टर कहता हूँ इसको, ठीक है ना। पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग होता है, ये जो है ना लीस्ट कॉमन कैरियोटाइप होती है टर्नर सिंड्रोम की, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो शॉर्ट आर्म होता है, फॉर एग्जाम्पल ले लो, जो एक सेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज डिलीटेड ड्यूरिंग मायोसिस के दौरान, ठीक है, ठीक है ना। अब ये जो होता है ये माइटोसिस में भी हो सकता है, मियोसिस में भी ये टर हो सकता है, ठीक है ना। वही फिर आपको मोजाइक कैरियोटाइप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरर्स होते हैं ना, ये रैंडमली होते हैं, यानी कि अगर एक बच्चा इस तरह का टर्नर है तो लाजमी नहीं है उनका दूसरा बच्चा भी टर्नर होगा, उसमें कोई खास रिस्क नहीं हो सकता उसके सारे बच्चे अगले नॉर्मल आ जाए, ठीक है ना। अब ये जो ओनली वन कंप्लीट क्रोमोसोम होता है ना, इसका एक क्रोमोसोम शॉर्टकट और दूसरा पूरा का पूरा, ये क्या होता है, ये लीड करता है फीमेल्स को, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, इंक्रीज्ड रेट ऑफ लॉस ऑफ एग्स कराता है अपने जो ओवरीज से। होता क्या है कि मिनार्की जो होती है ना, फर्स्ट मेंसेस से भी पहले इनको मेनोपास हो जाता है, तो इवन 2 से 3 साल तक की उम्र में ही इनको क्या होता है, मेनोपास हो जाता है। अंदाज़ा करें आप, मिनार्की से भी पहले, यानी पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी पहले इनको मेनोपास हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि इन अदर वर्ड्स इनको मतलब ठीक है ना,
बस मेनार्की से पहले मेनोपॉज़ हो जाता है, समझोगे यार, ये 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में इनको मेनोपॉज़ हो जाता है। अब होता क्या है, होता ये है कि जो ये ओवरीज जो होती है ना, ये रिप्लेस हो जाती है जब लॉस हो जाता है, एग्स के लॉस हो जाता है, अंदर वो फॉलिकल्स ही नहीं है, तो क्या होगा कि ओवरीज रिप्लेस करती हैं स्ट्रिक गोनेट्स, ठीक है, फाइब्रस जो मटेरियल के में इसमें शामिल हो जाता है, स्ट्रिक गोनेट्स कहलाते हैं, इनको स्ट्रिक ओवरीज कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस नहीं कर पाती क्या, सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ठीक है ना। ठीक है ना, उसके नतीजे में क्या होता है, देखिए हाई एस्ट्रोजन लेवल कम होता है और हाइपोगोनेडिज्म हो जाती है, ठीक है ना। अब एक बार जब एस्ट्रोजन लेवल कम होता है ना, तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या कहता है, ओ यार नीचे तो एस्ट्रोजन कम है, चलो जाओ कि एफएसएच और एलएच को सिक्रेट करता रहता है, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच हाई होता है इनमें, ठीक है। ठीक है ना, ये वही बात है कि कम एस्ट्रोजन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एफएसएच और एलएच सिक्रेट हो जाता है, ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी से थ्रू हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। अब देखिए जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना, ये कैरीज जीन्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो, ठीक है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी एक्स क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं, जिसकी वजह से जब ये एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है तो शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। इंडिविजुअल्स विद टर्नर सिंड्रोम आर प्रीडिस्पोज टू कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स, प्रीडक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है ना। और उसके बाद बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल, किडनी इशूज़, मतलब हॉर्सशू किडनी हो सकता है, कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ हो सकते हैं। और उसके बाद देखें क्या क्या हो सकता है, उसके बाद देखें लिम्फेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़ जिसमें वेब नेक आता है, ठीक है ना। और उसके बाद स्केलेटल एब्नॉर्मेलिटीज़, ठीक है, इंक्रीज रिस्क फॉर टाइप 2 डायबिटीज़ एंड हाइपोथायरॉइडिज्म। और नंबर ऑफ एब्नॉर्मेलिटीज़ आर डिपेंड ऑन क्या, नंबर ऑफ एब्नॉर्मेलिटीज़ क्या होते हैं, डिपेंड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स विद द 45X कैरियोटाइप, ठीक है। ठीक है ना। इसके अलावा बाकी ये सारे सिम्टम्स होते हैं, इसको आप रोक के देख सकते हैं, लेकिन साथ में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये मैं बता रहा हूँ कि प्राइमरी एमिनोरिया होता है, यानी कि नो ब्रेस्ट डेवलपमेंट टिल एज बाय एज 13, या फिर नो मेनार्की बाय द एज ऑफ 15, ठीक है ना। ये इसको प्राइमरी एमिनो, ठीक है ना। तो याद रखें कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया, मैं बार बार बता रहा हूँ, नो बार बॉडी होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखें, याद रखें मेनोपॉज बिफोर मेनार्की भी मैंने आपको बताया, डिक्रीज एस्ट्रोजन की वजह से वही इंक्रीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच होते हैं। ये अब इसकी डिटेल आप हमारी मेनोपॉज वाली वीडियो में देख सकते हैं। सेक्स हार्मोन्स एक्स और रेडली वाइल ड्यू टू, ठीक है ना। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम प्रेगनेंसी हम ठहरा सकते हैं पेशेंट की, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि जो शॉर्ट स्टेचर बहुत मशहूर है इसका, बहुत मोस्ट कॉमन, याद रखें शॉर्ट स्टेचर तो टॉप पे है इसके, ठीक है। फिर स्ट्रिक ओवरीज गोनेट्स मैंने आपको बता दिया, शील्ड चेस्ट लो सेट ईयर्स के साथ मैंने आपको बता दिया, वैसे बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व मैंने आपको बता दिया, कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा होगी जिसकी वजह से फेमोरल पल्स और ब्रेकियल पल्स से कम होती है, ठीक है। लिम्फेटिक डिफेक्ट्स की वजह से सिस्टिक हाइग्रोमा, जिसको हम अल्ट्रासाउंड में वो कर सकते हैं, वेब नेक जिसकी वजह से होती है, ठीक है ना। और लिम्फेटिक डिफेक्ट्स की वजह से वेब नेक होती है, वेब नेक की वजह से वही सिस्टिक हाइग्रोमा सा नजर आता है, ठीक है। लिम्फेडिमा इन फीट एंड हैंड, ठीक है। हॉर्सशू किडनी बताया, हाज आज पैलेट हो गया, शॉर्ट फोर्थ मेटाकार्पल, कुछ लोग फिर मेटाटार्सल भी शॉर्ट फोर्थ मेटाटार्सल भी कम होती है, छोटी होती है, ठीक है। फोर्थ मेटाटार्सल भी, फोर्थ मेटाकार्पल भी समझते हैं कि छोटी होती है, ठीक है। तो इसको याद आप बस आप देख लेना यार। इसमें क्या होता है पता है, इसमें इसका कैरियोटाइप देखनी होती है, फर्स्ट कोरियन सैंपलिंग और एमनियोसेंटेसिस करके अल्ट्रासाउंड में सिस्टिक हाइग्रोमा देखा जा सकता है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट क्या है, सेक्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर प्रेग्नेंट होना चाहे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। इसके मुकाबले में फिर हमारा जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, इसको आप रोक के देख सकते हैं। और ये देखें, इसका निमोनिक है AK47 XXY, ठीक है, AK47, ठीक है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा एक्स होता है, एक्स याद रखें। एक्स्ट्रा एक्स का मतलब नॉर्मली XY होता है ना, तो एक्स्ट्रा एक्स हुआ तो XXY होगा, ठीक है ना। तो इसके पूरे का पूरा AK47 है, ये देखें कितना बड़ा है, ठीक है ना, सही है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है जो सप्लाई ऑफ स्पेक्टर यूरेथ्रा कम्स फ्रॉम पुडेंटल नर्व्स, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए थाइमस डेवलप्स फ्रॉम एंडोडर्म ऑफ थर्ड ब्रेंकियल पाउच, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें थाइमस के बारे में सबसे पहले तो कुछ चीज़ें याद रखें कि थाइमोमा जो है ना, थाइमोमा ऑफ द थाइमस इज एसोसिएटेड विद मायसीनिया ग्रेविस, ठीक है ना। मायसीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स में इसकी सर्जरी करके इसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, थाइमोमा को। एंटीबॉडीज अगेंस्ट पोस्ट साइनेप्टिक स्टाइलकोलिन रिसेप्टर्स होती हैं, ठीक है, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जबकि जो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है, जो है लैम्बर्ट ईटन, इसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्री साइनेप्टिक, ये प्री है, ये पोस्ट है, ठीक है ना। अब देखें इसमें फिर एसोसिएशन कौन सी है, स्मॉल सेल लंग कैंसर, इसको क्या कहते हैं, देखें MAL
उल्टा पढ़ो तो एम स्मॉल, ठीक है ना, स्मॉल पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अगर ये देखें यहाँ से आप इसको एज ए निमोनिक देखना चाहते हैं तो ये देखें MALLAM लैम्बर्ट ना, इसको SMAL कर दो, स्मॉल, ये स्मॉल जैसा ही है, ठीक है ना। तो इसको आपने भूलना नहीं है इन दो एसोसिएशंस को, ठीक है। ठीक है ना। तो ये थाइमोमा जो है, इसके अलावा कहाँ कहाँ इसकी एसोसिएशन है, इसकी एसोसिएशन से हमारे पास प्योर रेड सेल एप्लेजिया में और गुड पास्चर गुड सिंड्रोम में। ये देखें 2-3 एसोसिएशन हैं इस पेज में। ये कौन सा पेज है, ये हमारे पास जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं, ठीक है ना। ये देखें ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है ना। तो अब देखें कि इसमें जो थाइमस है, हम देखें कि ये लोकेटेड होता है इन एंटीरियर सुपीरियर मीडियस्टिनम, ठीक है। और साइट ऑफ टी सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन है ये, ठीक है ना। थाइमस जो है साइट ऑफ टी सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, जबकि बी सेल डिफरेंशिएशन बोन मेरो में होती है। टी फॉर थाइमस, तो टी सेल्स थाइमस में होते हैं, बी फॉर बोन मेरो, ठीक है। उसके बाद थाइमस एक इनकैप्सुलेटेड है ऑर्गन है, और थाइमस एपिथेलियम, इसके दो ओरिजिन है। थाइमस की एपिथेलियम जो है वो डिराइव्ड फ्रॉम थर्ड फेरेंजियल पाउच के एंडोडर्म से, जबकि वाइल्ड थाइमिक लिम्फोसाइट जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन के हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स इज डेंस विद इमेच्योर टी सेल्स, ठीक है ना। और उसके बाद मेडुला इज पेल विद मैच्योर टी सेल्स एंड हेजल कॉर्पसल्स, ठीक है ना। मेडुला में जो होता है ना, मेडुला में मैच्योर टी सेल्स होते हैं, और ये इसमें इसी में हेजल कार्पसल होता है, ठीक है ना। उसके बाद कंटेनिंग एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स, हेजल कार्पसल में क्या होता है, एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है ना। बहरहाल आप मेडुला से मैच्योरिटी सेल्स याद रखें और हेजल कार्पसल याद रखें। नॉर्मल नियोनेटल थाइमस इज सेल शेप्ड ऑन चेस्ट एक्सरे, ये देखें सेल आपको नज़र आ रहा है, ये देखें एक्सरे, और इन्वोल्यूट्स विद एज। थाइमस याद रखें, इन्वोल्यूट्स विद एज। यहाँ पे हमारे पास कुछ निमोनिक्स है, देखें थाइमस का जो टी सेल डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन, टी से 2 टाइप्स ऑफ ओरिजिन, एपिथेलियम फ्रॉम थर्ड फेरेंजियल पाउच और लिम्फोसाइट्स फ्रॉम जो मेसोडर्म, ठीक है ना। ये देखें ये एपिथेलियम फ्रॉम एंडोडर्म, यानी कि थर्ड फेरेंजियल पाउच के एंडोडर्म से, और लिम्फोसाइट्स फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है ना। और उसके बाद देखें थाइमस को आप थाइमस एस से लिखें, थाइमस यूएस ना लिखें, एस से लिखें, तो ये याद दिलाता है कि एंटीरो सुपीरियर मीडियस्टिनम है। इसके अलावा नोथे भत्तिकसने थे ना, तो नोथे मतलब नो लिम्फोसाइट, नो लिम्फ नोड्स इन थाइमस से याद रखें हमेशा, ये बहुत बड़ा MCQ है कि लिम्फ नोड्स में, थाइमस में नो लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके बाद थैले में बंद, ये थैले में बंद, थाइमस जो है थैले में बंद होता है, मतलब ये इससे याद रहेगा कि ये इनकैप्सुलेटेड ऑर्गन है, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि जो एब्सेंट थाइमिक शेडो होता है अक्सर कंडीशंस में, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, डिजॉर्जिया सिंड्रोम है और सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसीज हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखें केस 22 याद है ये डिजॉर्जिया सिंड्रोम का। उसके बाद थाइमोमा की एसोसिएशन हमने आपको बता दी, ठीक है। न्योप्लाज्म ऑफ द थाइमस को थाइमोमा बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें एसोसिएशंस कौन कौन सी हैं, मेरी अच्छी सोनी परका, ठीक है ना। मेरी मतलब एम फॉर मैसीना ग्रेविस, अच्छी मतलब ए फॉर क्या गुड पास्चर सिंड्रोम, ठीक है ना। गुड सिंड्रोम बदल के, ये पता नहीं गुड पास्चर है या गुड सिंड्रोम है यार, ये गुड सिंड्रोम लिखा हुआ है बहरहाल इसमें, ठीक है। अच्छी मतलब गुड सिंड्रोम। उसके बाद देखें सोनी मतलब सुपीरियर वेनेकावा सिंड्रोम, और उसके बाद परका मतलब परका PRCA प्योर रेड सेल एप्लेजिया में थाइमोमा की एसोसिएशन है, तो ठीक है ना। मेरी अच्छी सोनी परका, ठीक है, ठीक है ना। अब इसी MCQ से आगे हम थाइमस के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे, और उसके बाद हम फेरेंजियल पाउचेस करेंगे, ठीक है ना। हमने पाउचेस करने हैं अभी, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो थाइमस के बारे में मज़ीद डिटेल से पहले ये देखें, सबसे पहले हम देखते हैं टी सेल्स के बारे में। टी सेल्स हम देखते हैं कि डेवलप कैसे होते हैं ये, और एजुकेट कैसे होते हैं इन द थाइमस में, ये एजुकेट कैसे होते हैं, और एंटीजन आके इनको एक्टिवेट कैसे करता है, ये पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको ओरिजिन ऑफ द लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, अच्छा इसके अलावा इनकी एजुकेशन इन द थाइमस को, ठीक है ना। इसको बेसिकली क्या कहते हैं, इसको टी सेल लिम्फोपोइसिस कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि ये टी सेल्स कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा रोल ऑफ थाइमस क्या है, कि इनकी मैच्योरेशन में रोल ऑफ थाइमस क्या है। इसके अलावा जब थाइमस से निकल के जब ये टी सेल्स ब्लड में या फिर लिम्फोइड टिश्यू में जाते हैं तो इनमें क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है, ठीक है ना। असल में देखिए ओरिजिन ऑफ टी सेल्स वैसे तो बोन मेरो ही है, ठीक है ना, बोन मेरो ही है, सही है ना। तो टी सेल्स से पहले देखें असल में डेवलपमेंट ऑफ हमें ब्लड सेल्स पढ़ना चाहिए, तो डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स के बाद हम आहिस्ता आहिस्ता टी सेल्स में आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारे जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस सबसे पहले हमारा ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, ये देखें सबसे पहले हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। ये बनते हैं हमारे यॉर्क सेक में, लेकिन आपको पता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट यॉर्क सेक डिसअपियर हो जाता है, ठीक है ना। ये जो है ना यॉर्क सेक ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो डिसअपियर हो जाता है। जब यॉर्क सेक के डिसअपियर होने से पहले ब्लड सेल्स माइग्रेट करके कहाँ आते हैं,
ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ओरिजिनली जो हीमोपोएटिक ब्लड सेल्स हैं वो यॉर्क सैक में डेवलप कर जाते हैं। जब यॉर्क सैक में आपको पता है यॉर्क सैक डिसअपियर हो जाता है विद द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, तो ये डिसअपियर होने से पहले ये क्या करते हैं, दौड़ के आके डेवलपिंग लीवर में बैठ जाते हैं ये सेल्स, हीमोपोएटिक ब्लड सेल्स। ठीक है, ठीक है ना। तो लीवर भी बिफोर बर्थ ये रोल प्ले करता है हेमेटोपोइसिस में। ठीक है ना, याद रखें। ठीक है ना। उसके बाद देखें कि ये हेमेटोपोइटिक सेल्स लीवर से फिर कहाँ आते हैं, ठीक है ना। तो ये वहाँ से फिर इवेंचुअली कहाँ आते हैं, बोन मैरो हाउस में आते हैं। याद रखें यॉर्क सैक से लिवर में भी जाते हैं, यहाँ से यॉर्क सैक से स्प्लीन में भी जाते हैं। ठीक है ना। यस, फिर स्प्लीन से फिर उड़ के आते हैं हमारे बोन मैरो हाउस में, लिवर से भी उड़ के आते हैं हमारे जो किस में, बोन मैरो हाउस में। ठीक है, ठीक है ना। तो बाय द टाइम ऑफ बर्थ जो है ना ये सारी की सारी जो हेमेटोपोइसिस हो रही होती है ना वो बोन मैरो में होती है। ठीक है ना। ये तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस है। ठीक है, ठीक है ना। आप देखते हैं कि बोन मैरो में हेमेटोपोइसिस होती कैसे है। देखिए बोन मैरो में होते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। आप स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल, हाँ ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स फॉर एग्जांपल एक होते हैं प्रिकर्सर सेल्स, ठीक है ना, एक स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है ना, एक होते हैं प्लूरीपोटेंट और एक टूटीपोटेंट होते हैं। ठीक है ना। टूटीपोटेंट सबसे पहले देखें, टूटीपोटेंट वो सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जायगोट इज़ द मोस्ट वंडरफुल टूटीपोटेंट सेल। ठीक है ना। टूटीपोटेंट मतलब किसी भी मुख्तलिफ फॉर्म में ये मुख्तलिफ सेल्स में ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, प्रोलिफरेट हो सकता है, इसको टूटीपोटेंट कहते हैं। इसके अलावा देखें कि जो प्रिकर्सर सेल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें इरिथ्रोब्लास्ट आर प्रिकर्सर्स ऑफ आरबीसीज ना। इरिथ्रोब्लास्ट को अगर देखें फॉर एग्जांपल एक प्याली में आप ऐसा करें, मीडियम्स डाल दें, अच्छे मीडियम्स जिसमें इरिथ्रोब्लास्ट ग्रो करता है, डाल दें, तो ये क्या होगा, ग्रो कर के आरबीसी बनाता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आरबीसीज बच जाएंगी। तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं, ऐसे सेल को प्रिकर्सर सेल बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन स्टेम सेल क्या होता है, देखिए स्टेम सेल की खास बात यह है कि अगर आप स्टेम सेल को बाहर इसी तरह कप में डाल देना, स्टेम सेल को एक कप में मीडियम्स डाल के इसको ग्रो करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करके दे दें, तो ये आपको आरबीसीज एरिथ्रोब्लास्ट देता रहेगा, ये आरबीसीज देता रहेगा, लेकिन खुद का भी ख़त्म नहीं होता स्टेम सेल। क्योंकि पता है जब डिवीजन होती है ना, ऐसे स्टेम सेल की डिवीजन होती है, एक लाइन ये फॉर एग्जाम्पल एरिथ्रोब्लास्ट बनाती है, लेकिन दूसरी लाइन एड्स टू द ओरिजिनल कॉपी। ठीक है ना। तो इस तरह ये ख़त्म नहीं होता, डिवाइड होता है, फिर एक इधर फिर एक नीचे आती है, इसको स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल की खास बात ये है। ठीक है ना, ठीक है ना, ये डिवाइड होके अपनी ओन पॉपुलेशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, इसको स्टेम सेल कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। फिर हमारे स्टेम सेल जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, देखिए टूटीपोटेंट होते हैं, एक फिर प्लूरीपोटेंट। प्लूरी मतलब मेनी सेल्स जो बनाते हैं। ठीक है, देखें एक होता है टूटीपोटेंट जो किसी भी सेल में डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल जायगोट, देखिए जायगोट कितने टाइप्स ऑफ सेल्स, हमारे जिसमें कितने टाइप्स ऑफ सेल्स वो सारे जायगोट बना रहा होता है। ठीक है, इसी तरह प्लूरीपोटेंट मेनी बनाता है सेल्स, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एरिथ्रोसाइट, ये वो एटीसी, लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है ना, मेनी बनाता है लेकिन नॉट ऑल। ठीक है ना, तो इसको प्लूरीपोटेंट कहते हैं। ठीक, यही प्लूरीपोटेंट सेल्स हमारे कहाँ होते हैं, बोन मैरो में। ठीक है ना, बोन मैरो में हमारे प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस दे डिवाइड होते हैं इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ठीक है ना। तो डिवाइड होगा, फर्स्ट जो डिवीजन होती है ना, ये लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स और माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स में होती है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स की। याद रखें, लेटर ऑन आपको पता चलेगा कि अगर यहाँ पे डैमेज है तो जो नतीजा कुछ और होता है, अगर सिर्फ यहाँ पे डैमेज है तो नतीजा कुछ और होता है, यहाँ पे डैमेज है तो सेल लाइन कोई और बर्बाद होती है, बाकी ये वाली ग्रो कर रही होती है। ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कि लिम्फॉइड जो प्रोजेनेटर सेल्स हैं, लिम्फॉइड प्रोजेनेटर फिर क्या होंगे, डिवाइड होंगे फर्दर टी सेल्स में, बी सेल्स में और नेचुरल किलर सेल्स में। लेकिन ये देखें, ये याद रखें, ये टी सेल्स यहाँ बनते नहीं हैं, बस सिर्फ इतना है कि ये जो ग्रैंडफादर, ये दादा है ना इनका, ये वही जो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स है। ठीक है, ये बनते नहीं है यहाँ पे बोन में। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो माइलो प्रोजेनेटर सेल्स है, माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, ये फिर क्या किस में डिवाइड होंगे, आरबीसीज में, प्लेटलेट्स में, ग्रेनुलोसाइट्स, आपको पता है ग्रेनुलोसाइट्स, फिर बी बेजोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये फिर इनको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इनमें डिवाइड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एरिथ्रोसाइट जो है वो भी इसमें से आता है, मेगाकैरियोसाइट्स इसमें से भी इसमें से आता है, और ग्रेनुलोसाइट्स भी इसी में से ही आते हैं। ठीक है, ठीक है ना, एक्सेप्ट हमारे लिम्फोसाइट्स। ठीक है ना, ऑल द, याद रखें, ऑल द जो वाइट ब्लड सेल्स एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स, दे आर कमिंग फ्रॉम द माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स या माइलॉइड सीरीज। ठीक है ना,
ठीक है ना। अब इसको पूरे से शुरू से देखते हैं। देखिए प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिविजन्स, लिम्फोइड, ठीक है ना, प्रोजेनेटर सेल्स, माइलॉइड, प्रोजेनेटर सेल्स हो गए। ठीक है ना। अब देखें जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स हैं ये फिर आगे जाके 3 में डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, नेचुरल किलर सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। लेकिन याद रखें टी लिम्फोसाइट्स बोन में बनते नहीं है, ये बनते हैं दादा इनका यही है लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स, लेकिन फॉर्मेशन इनकी बोन में नहीं है या मैचुरेशन इनकी असल में थाइमस में होती है। ठीक है ना, थाइमस वही मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ, यही तो हमारा टॉपिक है। उसके बाद देखिए प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स यहाँ पे आते हैं माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स में। ठीक है ना, माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स में ये फिर इनकी 3 डिविजन्स होती हैं। नंबर 1 पहली कौन सी होती है, ये एरिथ्रॉइड मेगाकैरियोइड लाइन। ठीक है ना। उसके बाद होती है हमारी ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट लाइन, और तीसरी हमारे पास होती है सिनोफिलिक, अर्ली इयोसिनोफिलिक या फिर इरिथ्रो, इसको कहते हैं इयोसिनोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इयोसिनोप्लास्ट नहीं, इयोसिनोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है ना। अब ये जो एरिथ्रॉइड मेगाकैरियोइड है ये डिवाइड होती है 2 में, एरिथ्रॉइड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और मेगाकैरियोइड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में। ठीक है ना। तो ये जो एरिथ्रॉइड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता जाएगी एरिथ्रोब्लास्ट में, फिर आगे आहिस्ता फिर नॉर्मोब्लास्ट में, फिर जाके हमारी आरबीसी बनाएगी। ठीक है। अब जो मेगाकैरियोइड है ये मेगाकैरियोइड जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है ये फिर आगे जाके प्लेटलेट्स बनाएगी। ठीक है ना। उसके बाद जो मेगाकैरियोसाइट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है ये आगे जाएगी मेगाकैरियोब्लास्ट में, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं ये, और उसके बाद मेगाकैरियोब्लास्ट जो आगे मेगाकैरियोसाइट फिर आगे जाके हमारे प्लेटलेट्स बनाएगी। ये वही प्लेटलेट्स हैं जो जिनकी बेस पे नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर भाग चुका है। ठीक है ना।